हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं सारे लोग? आ जाइए फटाफट से भाई लोग, आ जाइए सारे लोग। हेलो 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 हेलो, हाय एवरीवन। कैसे हैं सारे लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। शुड वी स्टार्ट नाउ? क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? बता दीजिए एक बारी फटाफट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? एक बारी कमेंट सेक्शन के अंदर दिल और आग बना के बता दीजिए। यस सर, वी आर रेडी, यू कैन स्टार्ट नाउ। एक बार भाइयों सबको बताना पड़ेगा। देखो जोमेटो का ऐड भी आ गया। हाँ दोस्त, आवाज सबको आ रही है? चलिए 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 चलिए, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है सुधांशु दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नीटेक्स वेदांतु के इस चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करें। हाँ जी, ओके। चलिए, तो सभी लोगों का स्वागत है नीट FYQ सीरीज के अंदर। सर व्हाट इज दिस FYQs? सबसे पहली चीज सर, ये FYQs क्या है? हमने तो सर PYQ सुना था, आज तो हम पहली बार FYQs सुन रहे हैं, है ना? तो FYQs का मतलब है सर फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं, और वो भी कौन से ईयर में पूछे जा सकते हैं? नीट 2025 में पूछे जा सकते हैं, है ना? तो अगर हम बात करें फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बोले तो नीट 2025 में जो नीट का एग्जाम है, नीट FYQs मैंने बोला है, यानी नीट के अंदर FYQs बोले तो फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। PYQs सबने कराया सर, PYQs हमने भी किया है। अब बारी है दोस्त FYQs करने की, यानी फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस करने की। क्या आप लोग रेडी हैं? तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर दिल और आग बना के बता देंगे यस सर वी आर रेडी। और जितने लोग भी सेशन के अंदर हैं प्लीज सेशन को लाइक कर लीजिए, ठीक है? चले हम स्टार्ट करें। एक बारी मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, फिर मैं स्टार्ट करता हूं दोस्त। रोज तो नहीं, मैं ये कहूंगा 10:30 बजे ये क्लास होगी। आज होगी, कल होगी, परसों नहीं होगी, क्योंकि परसों मेरा वन शॉट है किसके ऊपर? संकल्प नीट वेदांतु वाले चैनल पे है, ठीक है? तो वहां पे पूरा डिटेल में वन शॉट करा रहे हैं। यहाँ PYQs करा दिया है, FYQs करा रहे हैं। FYQs कराने के बाद भी कोशिश करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जरूर लेके आए, ठीक है? तो चलिए बेटा, किसी भी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कोशिश मेरी ये रहेगी कि FYQs कम से कम 5 पार्ट में जाए, जिसमें सारे असर्शन रीजन टाइप के, सारे जो ट्रू एंड फॉल्स टाइप के, सारे जो आपके मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पे ज्यादा स्ट्रेस मारा जाए। मैं पूरा मतलब नहीं कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर ही यहाँ पे कराते हुए चल रहे हैं, नहीं। अगर पूरा चैप्टर आपने करना है बेटा, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। हम संकल्प नीट वेदांतु ऑफिशियल चैनल पे आप चले जाइए, यूट्यूब चैनल पे। दो हमारी यूट्यूब चैनल हैं, एक नीटेक्स है और एक संकल्प नीट वेदांतु है। तो संकल्प नीट वेदांतु में स्मार्ट वन शॉट के अंदर हम डिटेल में करा रहे हैं। बात आती है कि सर FYQs जो है मतलब फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारी चीजें हम इस चैनल पे अपने करा रहे हैं। मार्क्स बूस्टर हुआ फिजिक्स के अंदर, ACP सर ले ही रहे हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है वो बेसिकली हम इस चैनल पे करा रहे हैं। एंड ड्यूरेशन कितना रहेगा? मेरी कोशिश रहेगी बेटा 1 घंटे ज्यादा आपका टाइम ना लिया जाए। सुबह 10:30 से 11:30 मैं मैक्सिमम आपका टाइम लिया करूंगा, और 1 घंटे मेरे साथ कर लो। 20 से 25 सवाल कराएंगे, वो सवाल कर लेना। 5 पार्ट में कराऊंगा, आपको डेफिनेटली पेपर के अंदर बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। चलें स्टार्ट करें। मैं कोई फालतू की चीजें नहीं कराने वाला हूं, सिर्फ टू दी पॉइंट इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए आइए बच्चों, सबसे पहली चीज डे 1 टॉप 20 पिक्स, मतलब आज डे फर्स्ट है और आज हम 20 क्वेश्चंस जो अपने इंपॉर्टेंट हैं या 20 जो पिक्स हैं जो मैंने उठाए हैं कि हाँ ये बच्चों को बता देना चाहिए, सो डैट कि उनके लिए बड़ा एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, सेकेंड पीरियड का IP। सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्त वो कौन सा है अपना? सेकेंड पीरियड का IP। सबसे पहली चीज जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज सेकेंड पीरियड की IP इंपॉर्टेंट है ना? तो सेकेंड पीरियड की IP में जरा गौर से मेरी बात को सुनना बेटा। सेकेंड पीरियड की IP में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां पे ध्यान से देखना, सॉल्यूशन यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है? सेकेंड पीरियड की IP, सेकेंड पीरियड की IP में जब बात करते हो तो सेकेंड पीरियड में कौन कौन आता है? तो सेकेंड पीरियड में अगर हम आपसे बात करें बेटा तो यहां पे कौन आता है? लिथियम आता है, देन कौन आता है? बेरिलियम, देन कौन आता है? बोरॉन, देन कौन आता है? कार्बन, देन आता है नाइट्रोजन, देन आता है ऑक्सीजन, देन आता है फ्लोरीन, देन आता है नियॉन। आप सभी लोगों को पता है बेटा कि IP क्या होती है? तो IP मेरे भाई लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या करती है? बोलो जल्दी। तो IP क्या करती है? बढ़ती है। IP क्या करती है? बढ़ती है। इन जनरल सबका आंसर क्या होगा कि सबसे ज्यादा नियॉन को कर दो, फिर फ्लोरीन को कर दो,
फिर ऑक्सीजन को, फिर नाइट्रोजन को, फिर कार्बन को, फिर बोरॉन को, फिर बेरिलियम को, फिर लिथियम को। आप सब लोगों को पता है यही ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहूं कितना अमेजिंग होगा बेटा अगर आप ये पॉइंट याद रखें। अगर आप ये पॉइंट याद रखते हैं कि भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पंगा आएगा, पहली चीज आपका ये क्या याद रखते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पंगा आएगा, और दूसरा चीज क्या याद रखते हैं, बेरिलियम और बोरॉन में पंगा आएगा। पंगा क्या क्या आएगा दोस्त वो भी सुन लीजिए। पंगा ये आएगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आईपी क्या करनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। और चेंज क्या देखने को मिलेगा, चेंज मैं आपको लिख दूं, चेंज देखने को मिलेगा कि नाइट्रोजन की आईपी1, अच्छा मैं ये आईपी1 की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन की आईपी1 ऑक्सीजन पे डोमिनेट करती है, बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम की आईपी1 बोरॉन पे डोमिनेट करती है। बेरिलियम की आईपी1 डोमिनेट करती है किसके ऊपर, बोरॉन के ऊपर। ये बात सबको पता होनी चाहिए सबसे पहली चीज। तो अब देखो सवाल कैसे बना सकता है, हो सकता है वो इनको अलग तोड़ ले, इनको अलग तोड़ ले। लेट सपोज अगर इन चारों को देके बोलता है आईपी1 कंपेयर करो, तो देखो पहला आंसर, देखो पहला क्वेश्चन बनाता है और क्वेश्चन बनाने के बाद पहला इनके बीच में आईपी कंपेयर करवाता है। तो आईपी1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। तो आईपी1 का ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा नियॉन के लिए, सबसे ज्यादा नियॉन के लिए, देन किसके लिए होगा, फ्लोरीन के लिए, देन किसके लिए होगा, आपको लगेगा ऑक्सीजन के लिए होगा, बट बच्चा आंसर क्या होगा, आंसर होगा नाइट्रोजन, आंसर क्या होगा नाइट्रोजन, देन क्या होगा ऑक्सीजन। क्या ये बात सबको क्लियर है, क्या ये बात सबको क्लियर है, ये मुझे बता दीजिए। सबसे पहले नियॉन, देन फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, पहला तो यहां से। दूसरा अगर मैं बात करूं आईपी1 अगर यहां से कंपेयर करके बनाता है तो क्या बना सकता है, तो देखो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, कार्बन, देन किसके लिए होगा, आपको लगेगा बोरॉन के लिए, लेकिन आंसर क्या जाएगा, बेरिलियम, देन कौन जाएगा, बोरॉन, देन कौन जाएगा, लिथियम। तो हो सकता है या तो वो ये चार पार्ट में आंसर पूछें, या तो इन चार पार्ट में आंसर पूछें, हो ये भी सकता है कि वो इधर से दो उठा लें, इधर से दो उठा लें। अब इधर से दो उठाने का मतलब क्या हुआ, मान लो अगर वो आईपी1 कंपेयर करवाना ही चाहते हैं, उन्होंने हमको क्या क्या दे दिया, उन्होंने हमको दे दिया बोरॉन, तो बोरॉन से ज्यादा किसका है, कार्बन, कार्बन से ज्यादा किसका होगा, तो कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन का भी है, और कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन का भी है, तो कार्बन से ज्यादा किसका आएगा, ऑक्सीजन। लगेगा आपको कि नाइट्रोजन पहले आना चाहिए, नाइट्रोजन बाद में, सॉरी नाइट्रोजन पहले आना चाहिए, ऑक्सीजन बाद में, लेकिन बेटा क्या होगा आंसर, ऑक्सीजन पहले आता है, नाइट्रोजन क्या आता है, बाद में आता है। ये सब पंगा क्यों आया, तो यहां पे रीजन आप लिखेंगे, यहां पे अगर आप रीजन देखेंगे तो देखिए रीजन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, P3, और ये कौन सा कन्फ्यूग्रेशन है, P4। तो यहां पे हाफ फिल्ड कन्फ्यूग्रेशन की वजह से ऐसा देखने को मिला, किसकी वजह से, हाफ फिल्ड नेचर, नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड नेचर होने की वजह से। बेरिलियम में आ जाओ, बेरिलियम और बोरॉन की बात करते हैं, तो बेरिलियम होता है 2s2 और ये होता है 2p1। तो यहां पे सबशेल्स अलग अलग हैं, न्यूक्लियस के ज्यादा करीब सबशेल कौन सा होता है, S, और थोड़ा दूर कौन सा होता है, P। मुझे इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, मुझे इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, तो आप मुझे बताइए शेल सेम है, 2s2p, 2s2p, शेल सेम है, सबशेल अलग है, तो सबशेल में ज्यादा अट्रैक्शन यहां पे लग रहा है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। रीजन बन जाएगा पेनिट्रेशन इफेक्ट, क्या बन जाएगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट, रीजन सबशेल्स के बीच में पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। आईपी बोले तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो अगर हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है, ये होता है सबसे पहली चीज। तो सेकंड पीरियड की आईपी में आपको ये बातें ध्यान देनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आ जाओ IP2। अब ये बात लिखी तो हुई है डी ब्लॉक में, लेकिन आईपी का जब सवाल बनता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का सवाल वो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके सामने फेंक सकता है। तो दूसरा पॉइंट है कॉपर और जिंक के अंदर बताइए। आइए इस बात को अगर हम डिस्कस करते हैं बेटा, तो कॉपर और जिंक के अंदर क्या होता है, देखना कॉपर और जिंक के अंदर क्या होता है, कॉपर है और जिंक है, ठीक है। तो कॉपर का कन्फ्यूग्रेशन होता है क्या, AR, AR के बाद क्या हो जाता है 3D10 4s1, और इसका हो जाता है 3D10 4s2। सिंपल सी बात देखो, अभी आउटर शेल कौन सा है सर, फोर्थ शेल है, आउटर शेल कौन सा है, फोर्थ शेल। मान लो IP1 तुम देते भी हो, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल 1, अगर पहली एनर्जी लगाते हो तो यहां कहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 4s से, तो ये क्या बन जाएगा 3D10 बन जाएगा, और यहां कहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे 4s से, तो ये क्या बन जाएगा 3D10 4s1। अब देखो, अब देखो, अब देखो, चूंकि ये कैसा था, फुलफिल्ड था, कैसा था बोल बच्चा, फुलफिल्ड था, फुलफिल्ड था, इसलिए इसके अंदर से
इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। समझने की कोशिश करना, ये फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड में से देखो 4s2 है और ये 4s1 है, तो यहां एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो अगर हम बात करें IP1 किसका ज्यादा होता है, Zn का ज्यादा होता है, लेकिन सवाल ये है IP2 बताइए। तो IP2 जब आप कंपेयर करेंगे तो IP2 देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां कहां से निकालना है, 4s यानी फोर्थ शेल से। कौन से शेल से, फोर्थ शेल से। कौन से शेल से, फोर्थ शेल से। और यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है आपको, थर्ड शेल से। कहां से निकालना है, थर्ड शेल से। अब एक बात मुझे बताओ, न्यूक्लियस के करीब थर्ड शेल होगा या न्यूक्लियस के करीब फोर्थ? तो आंसर है थर्ड। अट्रैक्शन ज्यादा कहां पे लगा रहा होगा, सर थर्ड पे। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल किसका होगा, सर थर्ड का। आंसर क्या होगा, IP2 में कौन जीतेगा, कॉपर विल विन कंपेयर टू जिंक। तो याद रखिएगा कि IP1 में नो डाउट, IP1 में नो डाउट जिंक जीत रहा है, लेकिन IP2 में कौन जीत रहा है बच्चा, तो IP2 में जीत रहा है आपका कॉपर। कौन जीत रहा है, कॉपर। तो याद रखिए यहां पे कॉपर और जिंक के अंदर मैंने IP2 मेंशन की है कि भाई ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्रोमियम और मैग्नीज पे। क्या ये बात सबको क्लियर, एक बारी मुझे बता दीजिए। क्रोमियम और मैग्नीज, क्रोमियम और मैग्नीज, क्रोमियम और मैग्नीज के अंदर बताएंगे क्या आप लोग, क्रोमियम और मैग्नीज के अंदर। तो क्रोमियम और मैग्नीज के अंदर IP2 अगेन कंपेयर करवाया है। आइए इसको भी थोड़ा सा देखते हैं, तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। क्रोमियम एंड मैग्नीज के अंदर, क्रोमियम एंड मैग्नीज के अंदर, क्रोमियम एंड मैग्नीज। देख भाई, क्रोमियम का कंफ्यूग्रेशन होता है 3d54s1 और इसका कंफ्यूग्रेशन होता है 3d54s2। वही वाली बात हो गई, बस ये क्या है, देखो यहां 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहां पे भी 4s से निकाल रहे हो। यहां 4s2 था, यहां 4s2, यहां 4s1, वहां 4s1। अब एक बात मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन जब तुम निकालोगे, मान लो तुम IP1 देके एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3d5 और ये क्या बनेगा 3d54s1। अभी भी बताओ यहां से कहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ये बताओ। ये हाफ फिल d ऑर्बिटल है, हाँ। क्या ये थर्ड शेल है, यस सर थर्ड शेल है। प्लस क्या है, हाफ फिल्ड है, प्लस क्या है, हाफ फिल्ड है। तो यहां थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहां कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहां निकालना है सर फोर्थ शेल से। कहां से, फोर्थ शेल से। वही बात आ जाती है, न्यूक्लियस के करीब थर्ड होगा या न्यूक्लियस के करीब फोर्थ होगा। न्यूक्लियस के करीब मेरे भाई थर्ड होगा या फोर्थ होगा, तो आंसर है थर्ड होगा। तो अट्रैक्शन ज्यादा किस पे लगेगा, थर्ड पे ज्यादा लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल किसका होगा, थर्ड का इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। इस वजह से IP2 किसकी डोमिनेट कर जाएगी, क्रोमियम की। IP1 किसकी, Mn की। लेकिन IP2 किसकी, क्रोमियम की। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, आप मुझे सोच के बताइए। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कि IP1, ये तो IP1 का ऑर्डर है, लेकिन मैं आपसे पूछ क्या रहा था, IP2 का ऑर्डर पूछ रहा था। तो IP2 में कौन जीतेगा, क्रोमियम जीतेगा मैग्नीज से, क्रोमियम जीतेगा मैग्नीज से। तो ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल, Mn और Fe को फेंक सकते हैं, वो क्या फेंक सकते हैं, Mn और Fe। मेरे भाई Mn और Fe में देखना, Mn और Fe में मैं टाइम एकदम जाया नहीं करूंगा, आ जाओ। Mn और Fe में चौथा सवाल जो है वो क्या है, Mn और Fe में कंपेयर करवा लो। तो Mn है और कौन है, Fe है। Mn का कंफ्यूग्रेशन बनेगा 3d54s2, इसका बनेगा 3d64s2। सर यहां पे भी फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां पर भी फोर्थ शेल से, और यहां पर भी फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। मानते हो, हाँ सर मानते हैं। तो अगर फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक बात बताओ, ये क्या है 3d6 है और ये क्या है 3d5 है। कई बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो 3d5 है, ये तो हाफ फील्ड कंफ्यूग्रेशन है, तो सर यहां से निकालना मुश्किल होगा ना। ला ना, एक बात मैं तुमको बता दूं, एक मिनट, ये क्या हुआ यार, हाँ सॉरी। यहां पे अगर हम बात करें कि ये देखो ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन तो निकाल रहे हो 4s से ना भाई, 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो आप 4s को देखोगे, फोर्थ शेल फोर्थ शेल। अब देखो यहां पे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन क्या है, बोल बेटा, ज्यादा है। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सिग्मा कैसा होगा, तो सिग्मा होगा पुअर। अगर सिग्मा हो गया पुअर तो इसका मतलब क्या ज्यादा हो जाएगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। और Z इफेक्टिव अगर ज्यादा हो गया मतलब न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लो अट्रैक्शन बढ़ गया तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी अब वो तो ज्यादा ही लगेगी ना भाई। तो इसी वजह से अगर हम बात करें Mn और Fe में देखोगे तो Mn और Fe में कौन जीता, आपको पता है Mn और Fe में Fe जीत गया,
ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पे IP2 कंपेयर करते हैं। IP2 कंपेयर करोगे तो Mn क्या बनेगा, Mn प्लस बन चुका है, Fe भी क्या बन चुका है, प्लस। कन्फ्यूग्रेशन क्या बन चुका है, 3d5, यहां क्या है 3d6, और आगे 4s1, अभी भी तुमको फोर्थ शेल से ही इलेक्ट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सिग्मा पुअर होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा, आईपी ज्यादा लगेगी। और अगर आईपी ज्यादा लगेगी तो अगेन अभी भी कौन जीता, तो अभी भी जीता आपका Mn प्लस और Fe प्लस में Fe प्लस। अब आ जाओ IP3 पे, किस पे आ जाओ, IP3। मान लो Mn प्लस 2 दे दिया गया, और अब क्या दे दिया गया, Fe प्लस 2। मेरे भाई अब ये कन्फ्यूग्रेशन बन चुका है 3d5 और ये बन चुका है 3d6। अब सोच के बताओ, अब यहां पे लगेगा हाफ फील्ड का कन्फ्यूग्रेशन। देखो 3d5 जो होता है, 3d5 जो होता है बेटा, 3d5 हाफ फील्ड होता है, और हाफ फील्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए खूब सारी एनर्जी देनी पड़ती है। अग्री करते हो या नहीं? तो तुमको बताना है कि यहां 3d5 की आईपी ज्यादा होगी या 3d6 की। ये सवाल मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, एक बारी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए फटाफट किसका ज्यादा होगा। एक बारी मुझे फटाफट से बताएंगे, सारे लोग बताएंगे भाई, एक बारी मुझे फटाफट से सारे लोग बताएंगे। Mn प्लस 2 और Fe प्लस 2 में ज्यादा किसका होगा दोस्त? Mn प्लस 2 और Fe प्लस 2 में ज्यादा किसका होगा? Mn प्लस 2 और Fe प्लस 2 में IP3, मैंने इसीलिए लिखा है Mn और Fe का IP3 कंपेयर करो। तो कंपेयर करने पे हमें ये पता चलेगा भाई, क्या पता चलेगा कि Mn प्लस 2 और Fe प्लस 2 में IP3 जो है वो Mn की ज्यादा है, Mn की ज्यादा है, Mn की ज्यादा है IP3। ठीक है, तो ये वाला सवाल हो जाएगा IP से रिलेटेड, है ना, IP से रिलेटेड। अब आ जाओ, ग्रुप नंबर 13 दे सकता है, ग्रुप नंबर 14 दे सकता है। अब देखो, ये मैं अगर आपसे कहूं कि नीट 2025 के लिए अभी तक का जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल लगता है वो ये वाला सवाल लगता है। नीट 2025 के अंदर आने वाला जो अच्छा सवाल लगता है वो ये वाला सवाल लगता है कि नीट 2025 के अंदर माइट पॉसिबल कि वो आपसे ये बात पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? कि ग्रुप 13 और ग्रुप 14 का कंपेयर कर दीजिए। क्या कंपेयर कर दीजिए? आईपी कंपेयर कर दीजिए। क्यों सर 15, 16, 17, 18 इनका नहीं याद रखना है? नहीं याद रखना है बेटा, नहीं याद रखना है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जितनी बात बोल रहा हूं उतनी बात मान लोगे तो भी फायदे में रहोगे। ठीक है, तो 13 में क्या होता है? 13 में सबसे ज्यादा बोरॉन, देन थैलियम, देन गैलियम, देन अल्युमिनियम, देन इंडियम होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूं। आजा बेटा, आजा, इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये अपना? तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ये कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 5 मान लेते हैं। कौन सा? 5 है ना, ये 5th मान लेते हैं, 5th मान लेते हैं। तो इसको 5th वाले को एक्सप्लेन करते हैं, 5th वाले को। तो ये देखिएगा, 5th वाले को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बेटा देखो होगा क्या कि 5th वाले में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले कौन है? बोरॉन, देन अल्युमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम। सर हमने सुना था आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। हाँ बेटा तुमने सही सुना है, आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, लेकिन ये ग्रुप नंबर 13 में नहीं लग पाता है। ये भी आप लोगों ने सुना है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो गैलियम के अंदर एंट्री हो जाएगी 3d इलेक्ट्रॉन की। क्यों? क्योंकि ये पीरियड कौन सा है? 4th पीरियड है। ये 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, और ये कौन सा पीरियड है? 6th पीरियड। और 6th पीरियड के अंदर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या आएगा? बोल बेटा। तो यहां आ जाएगा 4f इलेक्ट्रॉन। तुझे पता है D की पुअर शील्डिंग होती है और F की पुअर शील्डिंग होती है। D की पुअर शील्डिंग की वजह से ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जन्म लेता है। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कॉन्ट्रैक्शन टोटल 3 तरह के होते हैं। एक कौन सा होता है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा कौन सा होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा कौन सा होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा कौन सा होता है? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन की वजह 3d इलेक्ट्रॉन, पुअर सिग्मा ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेंथेनॉइड की वजह 4f का पुअर सिग्मा, और एक्टेनॉइड की वजह 5f का पुअर सिग्मा। ठीक है, अब सवाल यह है कि यहां पे लग जाएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और यहां पे क्या लग जाएगा? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब बताओ मैग्नीट्यूड वाइज दोनों में तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन कौन सा होगा? तो दोनों में तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन होगा, सबसे पहले एक्टेनॉइड आता है, देन कौन सा होता है? लेंथेनॉइड होता है, देन कौन सा होता है? ट्रांजिशन होता है। बेटा W से तो याद रख लोगे, लेकिन W से क्या क्या याद रखोगे ये भी तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो, इन तीनों में सबसे तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन कहां पे है? लेंथेनॉइड में। तो सुनना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगा, हां सर। साइज क्या हो गई? बोलो बेटा, साइज छोटी हो गई। साइज अगर छोटी हो गई तो आईपी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इसी वजह से जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है? सबसे पहले कौन आएगा? नॉन मेटल। देन कौन आता है? सबसे छोटा स्मॉल साइज, सबसे स्मॉल साइज, सबसे स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, ठीक है, ये तो सबसे छोटी साइज है। नीचे जाओगे तो आपको लग रहा है साइज बढ़ेगी, मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज कम हो रही है। आप कहोगे सर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, साइज बढ़नी चाहिए। मैं कहूंगा ऊपर से नीचे जाओगे बेटा, ऊपर से नीचे जाओगे, कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है और साइज कम होनी चाहिए। लक्ष्य नीट 2026 के ओरिएंटेशन का लेक्चर कब है सर? बेटा नीट 2026 आ गया, नहीं आया ना, तो ये सब चीज क्यों पूछ रहे हो? अभी नीट 2025 के लिए पढ़ लो मेरे लाल, यहाँ ड्रॉपर का चैनल है बेटा। तो यहाँ पे तुम आके क्या कर रहे हो यार? कह रहे हो कि लक्ष्य नीट 2026, अरे बेटा पहले नीट का एग्जाम तो दे ले। कि लक्ष्य का ही फोकस बना के बैठा हुआ है कि नहीं, हाँ, लक्ष्य को पाना है, हर हाल में पाना है, 2026 में नहीं मिला तो 2027 में, इधर पढ़ ले बेटा। अभी मुझे इंफॉर्मेशन थोड़ी है इस बात की, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा गौर से, सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं अपन। यहां पे देखो बोरॉन सबसे स्मॉल हो गया, देन कौन हो जाएगा इन दोनों कॉन्ट्रैक्शन में तगड़ा? लेंथेनॉइड। देन कौन आ गया? थैलियम। थैलियम के बाद कौन आ गया? गैलियम। गैलियम कौन आ गया? गैलियम। तो बोरॉन, थैलियम, गैलियम, ये तो समझ में आए। बोरॉन, थैलियम, गैलियम, ये देखो मैंने लिख भी रखा है, बोरॉन, थैलियम, गैलियम, बोरॉन, थैलियम, गैलियम, ये ऑर्डर इतना समझ में आया। अब सुनना, अल्युमिनियम और इंडियम में कैसे डिसाइड करें? तो बड़ा सिंपल सा है यार, तुमको कोई डब्ल्यू वब्ल्यू नहीं याद रखना। इधर सुनो ना, एक बात बताओ, अल्युमिनियम कौन से पीरियड का है? सर अल्युमिनियम तो अपना थर्ड पीरियड का है। कौन से पीरियड का? थर्ड। अच्छा, इंडियम कौन से पीरियड का है? सर फिफ्थ पीरियड का है। अच्छा एक बात तो, थर्ड छोटा या फिफ्थ छोटा? तो आंसर क्या है सर? थर्ड छोटा। तो छोटी जिसकी साइज होगी आईपी उसकी ज्यादा होगी, छोटी जिसकी साइज होगी आईपी उसकी ज्यादा होगी। तो थर्ड में कौन आ जाएगा? ये देखो, ये देखो, ये अल्युमिनियम आ गया। देन कौन आ गया? इंडियम। बस मेरी एक बात याद रखना, मैग्नीट्यूड वाइज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर कंपेयर टू लेंथेनॉइड एंड लेंथेनॉइड इज ग्रेटर कंपेयर टू ट्रांजिशन। सवाल अगर ये बना ले कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह बताओ, कहना पुअर सिग्मा ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन। अगर वो तुमसे बोले लेंथेनॉइड की वजह बता दो, कहना पुअर सिग्मा ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। अगर तुमसे बोले ट्रांजिशन की वजह बताओ, कहना पुअर सिग्मा ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन। क्या ये बच्चे बात क्लियर है आपको? तो वही चीज देखो, पहले लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वही डोमिनेट कर रहा है किस पे? अपने ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन पर, ठीक है। तो ये ऑर्डर आ गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ग्रुप नंबर 13 में। अब ग्रुप नंबर 14 में सुन बेटा, ग्रुप नंबर 14 में अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो सबसे पहले काला सिरका जर्मनी का श्रीनगर की पाव भाजी। काला सिरका जर्मनी का श्रीनगर की पाव भाजी, ये देखो काला सिरका जर्मनी का श्रीनगर की पाव भाजी। वही बात है कि यहां पे देखो, यहां पे कुछ लोग सोचेंगे कि सर जर्मेनियम के अंदर तो 3d इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मेरे लाल घोंचू तुमको पता होना चाहिए क्या कि 3d इलेक्ट्रॉन होना जरूरी नहीं है, मेटल के अंदर होना जरूरी है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मेटेलॉइड है, मेटल नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन हमेशा मेटल में लगता है, तो इसका मतलब सर यहां ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा। तो जवाब है बेटा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा यहां पे, ठीक है। ओनली क्या देखने को मिलेगा? ओनली लेंथेनॉइड। ओनली क्या देखने को मिलेगा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओनली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसका एक्सटेंट क्या होता है? वो भी कम होता है, वो भी कम होता है। तो समझने की कोशिश करना। अगर मुझसे ऑर्डर पूछा जाए कि ऑर्डर बताओ, तो मैं कहूंगा कार्बन, देन सिलिकॉन, देन क्या हो गया? जर्मेनियम। अब देखो इन दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन लगा। आईपी वैसे इन जनरल क्या होती है? अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लग रहा है तो आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, जैसे जैसे नीचे जाओगे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो आईपी घटेगी। अब बात यह आती है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम में तो कंपेयर कर लिया, सर इन दोनों में क्या होगा? तुम खुद सोच के बताओ, इन दोनों में क्या लगेगा? लेंथेनॉइड पहले आएगा, पीबी पहले आएगा या एसएन पहले आएगा? आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। पीबी पहले आएगा या एसएन पहले आएगा? तो आंसर क्या होगा? सर जी यहां पे चूंकि कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है? लेंथेनॉइड, इसलिए पीबी पहले आएगा, एसएन बाद में आएगा। पीबी पहले आएगा और एसएन बाद में आएगा। पीबी पहले आएगा और एसएन बाद में आएगा। तो ये बात हो गई किसके लिए? ये बात हो गई ग्रुप नंबर 14 के लिए। ये किसके लिए बात हो गई? ग्रुप नंबर 14। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आईपी में जो और आपको ध्यान देके जानना है, डेट इज ग्रुप नंबर 13 का, और इसमें भी पीवाईक्यूज में जो सबसे ज्यादा, सॉरी पीवाईक्यूज कह रहा हूं, जो 2025 का पीवाईक्यू बन सकता है वो कौन बन सकता है? वो ये वाला 13 वाला। 14 वाला थोड़ा कम चांस है, लेकिन 14 वाला बन सकता है, ठीक है।
अब आगे आते हैं, अगला पॉइंट, छठवां पॉइंट क्या पूछा जा सकता है आपसे, 6 पॉइंट क्या पूछा जा सकता है दोस्त, तो 6 पॉइंट पूछा जा सकता है बोरॉन और अल्युमिनियम की डेंसिटी। अब देखना जरा गौर से, बोरॉन और अल्युमिनियम की डेंसिटी, तो आपको पता होना चाहिए कि बोरॉन से अल्युमिनियम जब आओगे, बोरॉन से जब अल्युमिनियम आओगे तो देखो क्या होता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, मास भी बढ़ता है, लेकिन 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 अगर मैं कहूं कितना अमेजिंग होगा कि मास ज्यादा बढ़ता है, मास क्या होता है, ज्यादा बढ़ता है, और वॉल्यूम कम बढ़ता है, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, ये एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम भी बढ़ता है, मास भी बढ़ता है, मास ज्यादा बढ़ता है तो डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी या घटेगी, तो आंसर इज डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी। क्या ये बात क्लियर है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। और एनसीईआरटी ने एक और बात लिखी है कि बोरॉन जो होता है ये टिपिकल नॉन मेटल होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो बोरॉन होता है ये क्या होता है बेटा, तो ये टिपिकल नॉन मेटल होता है, क्या होता है, टिपिकल नॉन मेटल होता है, ठीक है। अगला सवाल सुनो, अगला सवाल, इनकी कंडक्टिविटी के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, किसके बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, ग्रुप नंबर 13 पी ब्लॉक से। हालांकि आप लोगों ने पी ब्लॉक में कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ये याद रखिए, मैक्सिमम 5 लेक्चर लूंगा। इधर सुनो, अगर हम बात करें कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये जान लीजिए, क्या जान लीजिए कि एक तरफ आपको क्या दिया गया, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है कि मूवमेंट ऑफ आयन कितना हो रहा है, और मूवमेंट ऑफ आयन किस पे डिपेंड करेगा, मेटेलिक नेचर पे। ये नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं है, ये कैसा है, मेटल है, और मेटल को इलेक्ट्रॉन देना पसंद है, तो ऑब्वियस है कि मेटल और नॉन मेटल में कंपेयर करना हो तो कौन कंडक्टर होगा, मेटल कंडक्टर होगा सर, मेटल कंडक्टर होगा, समझ रहा हूं मेरी बात को। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर एक और बात लिखी गई है, क्या लिखा गया है, प्रिसाइजली ढंग से सुनिएगा, आप में से कई लोगों ने नहीं सुना होगा, आप भले ही 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप ले चुके हो लेकिन अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा। क्या, एनसीईआरटी ने एक और बात लिखी है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंडक्टिविटी मास टू मास बेसिस पर वेरी करती है, मास टू मास बेसिस पर डिपेंड करती है। इसी वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए उसने अल्युमिनियम, ये चलो ये नॉन मेटल था, ये मेटल था, हमने कहा कि मेटल की कंडक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन अगले ने सवाल ये पूछ दिया होता जो एनसीईआरटी में गिवन है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैं बता देता हूं कि कंडक्टिविटी ऑफ अल्युमिनियम इज 2 टाइम्स कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर। अपने घरों के अंदर आपने सुना होगा कि कॉपर जो होता है, कॉपर वायर्स वगैरह अपन यूज करते हैं ना, तो आपने सुना है क्योंकि वो कैसे होती है, वो कंडक्टिविटी शो करती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर आपसे ये बोल दे कि 2 मेटल देके, एक अल्युमिनियम एक कॉपर देके कंडक्टिविटी कंपेयर करवा ले, तो ऑलवेज रिमेंबर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कंडक्टिविटी ऑफ अल्युमिनियम इज समहाउ 2 टाइम्स कंपेयर टू कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर। समझ रहा हूं मेरी बात को, मतलब अल्युमिनियम की कंडक्टिविटी अगर हम कहें तो लगभग 2 गुना होती है किसके, कॉपर की कंडक्टिविटी के कंपैरिजन में। तो ये वाली बात याद रखिएगा, कंडक्टिविटी ऑफ अल्युमिनियम इज 2 टाइम्स कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एनसीईआरटी बोल रही है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाओ ग्रुप नंबर 17 के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे, किस पे, ग्रुप नंबर 17 के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे, ग्रुप नंबर 17 के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे। आइए इस बात को समझते हैं, ये 7वें नंबर का जो पॉइंट है इसको समझते हैं, 7वें नंबर का जो पॉइंट है इसको समझते हैं। आइए 7वें नंबर का पॉइंट जो है वो क्या है, टोटल 20 पॉइंट लेके आए हूं भाई। 7वें नंबर का पॉइंट, 7वें नंबर का पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। देखो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जब तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें एट द सेम टाइम डेल्टा HEG भी ध्यान देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर पॉजिटिव होता है तो डेल्टा HEG नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर नेगेटिव होता है तो डेल्टा HEG पॉजिटिव होता है। मैं फिर से यहां पे लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर पॉजिटिव होता है तो डेल्टा HEG नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर नेगेटिव होता है तो डेल्टा HEG पॉजिटिव होता है। अब इस बात के लिए मैं तुमको दोनों बातों के लिए एक एक आंसर देना चाहता हूं। क्या, पहली चीज सुनो मेरे भाई, ग्रुप नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 17 में क्या होता है, एक होता है फ्लोरीन, एक होता है क्लोरीन, एक होता है ब्रोमीन, एक होता है आयोडीन। ये होता है 2p5, ये होता है 3p5, ये होता है 4p5, ये होता है 5p5, ठीक है, 5p5, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं, इनको अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खिलाते हैं, इलेक्ट्रॉन खिलाते हैं तो ये क्या बनता है 2p6, और ये क्या बनता है, तो ये बनता है 5p6। ये कौन सी कन्फ्यूग्रेशन होती है, इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन। कौन सी, इनर्ट गैस कन्फ्यूग्रेशन, जिसको दुनिया और तुम भी दोनों मिलके और मैं भी स्टेबल कन्फ्यूग्रेशन मानते हैं। मानते हो या नहीं मानते हो,
दुनिया में और आप सब इसको क्या मानते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यानी इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन खाने की इच्छा पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। अरे भाई किसी को भी नोबल गैस बनने का मौका मिलेगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करने का मौका मिलेगा, तो ऑब्वियस है वो लपक के इलेक्ट्रॉन खाएगा, दौड़ के इलेक्ट्रॉन खाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और अगर मैंने कहा Ea पॉजिटिव है तो ये मान लेना डेल्टा Hg क्या हो जाएगा, नेगेटिव। Ea जितना पॉजिटिव होगा डेल्टा Hg क्या होगा, नेगेटिव होगा, डेल्टा Hg नेगेटिव। अगर गलती से ये लाइन लिखी आ जाती है, क्योंकि ये एनसीईआरटी पी ब्लॉक की लिखी हुई लाइन है, क्या लिखी हुई लाइन है, और एग्जाम में जेईई मेंस में एक बार पूछी भी जा चुकी है, क्या, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, according to NCERT, halogens have most negative value of delta Heg in whole periodic table, in periodic table, ठीक है। Halogen have most negative value of delta Heg. Halogens have most negative value of delta Heg. most negative value लिखा है भाई, most negative value of delta Heg. क्लियर है भाई, क्लियर है। आगे सुनिए, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन खाएगा, F को खिलाओ, Cl को, Br को और I को, तो यहां बनेगा F माइनस, देन बनेगा क्या आपका Cl माइनस, देन क्या बनेगा आपका Br माइनस, देन क्या बनेगा मेरे भाई I माइनस बनेगा। आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इन सब में अगर हम बात करें, कि आप मुझे बताइए सबसे पहली चीज तो पहले ये बताओ इन सब में इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी खाएगा। सर सबसे पहले फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। क्यों, क्योंकि आप ही ने बोला है कभी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। लेकिन बेटा एक बात और याद रखिएगा, यहां पे कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाएगा, कौन दिखाएगा, तो वो दिखाते हैं अपने फ्लोरीन और क्लोरीन वाले लोग, फ्लोरीन और क्लोरीन वाले। ऑर्डर क्या होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, तो ऑर्डर होता है सबसे पहले क्लोरीन, देन होता है फ्लोरीन, देन होता है ब्रोमीन, देन होता है आयोडीन। क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये ऑर्डर हो जाता है किसका, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। किसका हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। नीट के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, पहले भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। आगे हम चलते हैं, आगे सातवें पॉइंट के बाद अब हम आ जाते हैं ग्रुप नंबर 16। ये रहा ग्रुप 18, सॉरी ग्रुप नंबर 16, ये 8वां पॉइंट हो गया, ग्रुप नंबर 16 की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आओ देखो बेटा, ग्रुप नंबर 16 में तुमको क्या याद रखना है, तो ग्रुप नंबर 16 में अगर मैं तुमसे बात करता हूं, तो ग्रुप नंबर 16 के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में क्या याद रखोगे, कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन लास्ट में आएगा। ऑक्सीजन कहां आएगा, लास्ट में। ऑक्सीजन कहां आएगा, लास्ट में। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, इतनी बात, कि ऑक्सीजन कहां आता है, लास्ट में आता है। ऑक्सीजन कहां आता है, बोल बेटा, लास्ट में आता है। यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर हो जाएगा सल्फर, देन हो जाता है सेलेनियम, देन हो जाता है टेरिलियम, देन हो जाता है पोलोनियम, और लास्ट में क्या निकल जाती है, ओ, पो। समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे तुम वैसे वो, ठीक है, पो। समझ रहे हो मेरी बात को, पो। याद रखना ऑक्सीजन इसमें लास्ट में आता है। और मैं कहूं नीट 2025 के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। हो सकता है कि इस बार नीट में वो लोग यही सवाल आपसे फेंक के पूछ लें। क्या पूछ लें, कि भैया बताइए मुझे कि ग्रुप 16 की नीट 2025 के लिए हो सकता है आपसे वो सवाल कर लें, वो ये सवाल पूछ लें कि बताइए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो मैं नीट 2025 अभी तक 2 जगह मैंने मार्क किया है, वो 2 जगह जहां जहां मार्क किया है उसको ढंग से देख लेंगे आप, ठीक है। तो नीट 2025 में हो सकता है आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। 8वें के बाद आते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन पे बेटा, 9th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 9th नंबर के F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस है, ठीक है। मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं, वो भी ऐसे कि 20 सवाल कर लो, पूरा पीरियोडिक टेबल का सवाल गलत नहीं होगा, ये भी याद रखना। जो इंपॉर्टेंट आपसे टेस्ट सीरीज में एक अच्छे बच्चे से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, वो इन क्वेश्चंस को करने के बाद अब गलत नहीं होंगे उससे, ठीक है। सुनो जरा गौर से, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस की IP, ठीक है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे, 9th नंबर का पॉइंट है, 9th नंबर का पॉइंट, ये हमेशा याद रखना, उसने क्या दिया, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और क्या दिया मेरे भाई, I माइनस दिया, और इसका क्या बोला, कंपेयर कर दो, IP कंपेयर कर दो। क्या कंपेयर कर दो, IP, ठीक है।
अब आईपी कंपेयर कर दो, अगर उसने ऐसा सवाल दिया तो एक बात सुनना, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कंपेयर कर पाओगे, मेरे लॉजिक को सुनना, मेरी बातों को सुनना, आराम से ऐसा सवाल हो जाएगा तुमसे। सुनो, मैं तुमसे कहूं कि मान लो मुझे आईपी निकालना है, छोड़ो हटाओ, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मान लो ए एक एलिमेंट था, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन खिलाया, हाँ सर, तो ये क्या बना, ए माइनस बना, हाँ बिल्कुल सही बात है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली, हाँ सर, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को अगर आप क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, है ना, यही बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो इतनी ही एनर्जी उसको देनी पड़ेगी ताकि वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर वापस ए माइनस बन जाए। फिर से सुनना, ए को इलेक्ट्रॉन खिलाया, ए माइनस बना, एनर्जी निकली, तो उतनी ही एनर्जी दोगे तो वापस ए बन जाएगा। अरे हाँ सर, बोलो हाँ है ना। फिर से सुनना मेरी बात को, ठीक है, ठीक है, फिर से सुनना मेरी बात को, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि ए को आपने इलेक्ट्रॉन खिलाया, ए माइनस बना और कुछ एनर्जी निकली, यही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। छोड़ो, अभी मैं कह रहा हूं इतनी ही एनर्जी दे दोगे वापस तो वापस ए बन जाएगा, हाँ या ना। और एनर्जी जब लगाओगे तो दैट इज समथिंग कॉल्ड व्हाट, आईपी। क्या बोलो, बोलो आईपी। तो किसी भी एनायन की आईपी कंपेयर करनी हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देख लो। अगर मान लो ये एनायन दे दिया, मुझसे आईपी बोल रहा है, तो आईपी अगर मैं डायरेक्ट निकालने जाऊंगा मैं गलत हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निकालना जानता हूं तो मेरा सवाल गलत नहीं होगा। किसी भी एनायन की आईपी निकालनी हो तो उसकी क्या देख लो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर देख लो। किसी भी एनायन एनायन की आईपी उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से देखो। क्या बोलो, बोलो एनायन की आईपी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से देखो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू से देखो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू से देखो। समझ रहे हो? अगर मैं आपसे बात करूं किसी भी एनायन की आईपी किससे देखोगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू से। और अभी मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्लोरीन देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, यानी यहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस देन क्या हो जाएगा, फ्लोरीन माइनस देन कौन हो जाएगा, ब्रोमीन माइनस देन कौन हो जाएगा, आयोडीन माइनस, है ना। तो ऑर्डर ये आएगा, अदरवाइज आपसे गलती हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से ध्यान रखिएगा, हालांकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ये सवाल फंसता है तो आई एम डैम श्योर कि 90% लोग एकदम गलत कर देंगे इस सवाल को। इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि कभी भी एनायन की आईपी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू से चेक करेंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं आगे, चलिए आगे आते हैं, टाइम नहीं जाया करेंगे भाई। अगर किसी को नहीं समझ में आया एक बार पीछे कर लो, फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं अपने नंबर वगैरह दे देता हूं, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, अगले सवाल, 9th के बाद अगले सवाल पे आते हैं, डेट इज 10th नंबर के सवाल पे। वो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर, देखो दोस्त, ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर हम बात करते हैं, देखना जरा गौर से, ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर 10th नंबर का पॉइंट है क्या कि F2 ले लो, Cl2 ले लो, Br2 ले लो और I2 ले लो। F2 Cl2 Br2 और I2 ले लो और इनका क्या कंपेयर करो, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, अब ऑक्सीडाइजिंग पावर हो चाहे रिड्यूसिंग पावर हो, ये तीन एनर्जी पे डिपेंड करता है। कितनी एनर्जी पे? 3 एनर्जी पे। देखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब इलेक्ट्रॉन खाने की पावर, इलेक्ट्रॉन खाने की ताकत, इलेक्ट्रॉन खाने की ताकत, इलेक्ट्रॉन खाने की ताकत, इलेक्ट्रॉन खाने की ताकत। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खाने की ताकत। अब इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी खाएगा? तो अगर आप रेस में किसको छोड़ते हो, F2 को छोड़ दो, Cl2 को छोड़ दो, F2 को छोड़ दो मेरे भाई, Cl2 को छोड़ दो, Br2 को छोड़ दो और I2 को छोड़ दो। बोलो इलेक्ट्रॉन खाना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन खा के ये क्या बनेगा, F माइनस, ये क्या बनेगा Cl माइनस, ये क्या बनेगा Br माइनस, ये क्या बनेगा I माइनस, ये क्या बनेगा I माइनस। यानी कि कितनी एनर्जी पे टोटल डिपेंड करती है ऑक्सीडाइजिंग पावर? पहली होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या होती है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दूसरी कौन सी होती है? तो दूसरी होती है अपनी डेल्टा Heg, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और तीसरी कौन सी होती है? हाइड्रेशन एनर्जी। मैं तुमसे चूंकि ऑक्सीडाइजिंग की बात कर रहा हूं इसलिए पहले ही डिस्कस कर दूं, हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा डोमिनेटिंग एनर्जी होती है, हमेशा डोमिनेटिंग एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है? डोमिनेटिंग एनर्जी होती है। ठीक है, अभी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर मैं बात बताऊं तो आप लोगों को पता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोले तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी, उसका ऑर्डर होता है Cl2, देन कौन सा होता है Br2, देन कौन सा होता है F2, देन कौन सा होता है I2। लीस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग Cl जीत जाता है। अब आ जाओ डेल्टा Heg का ऑर्डर देखोगे तो डेल्टा Heg का ऑर्डर में कौन जीतेगा?
तो डेल्टा HEG के ऑर्डर में Cl, देन कौन आता है F, देन कौन आता है Br, देन कौन आता है I। अगेन कौन जीत गया मेरे भाई, अगेन फिर भी कौन जीत गया, तो ये जीत गया आपका Cl जीत गया। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा किसकी निकल के आनी चाहिए थी, Cl2 की। लेकिन जब हाइड्रेशन की बात करोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज। हाँ या ना, साइज क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए हमेशा। हाइड्रेशन एनर्जी अगर आपको देखना है, हाइड्रेशन एनर्जी देखना है, एक मिनट सॉरी, हाइड्रेशन एनर्जी देखना है, एक मिनट, हाइड्रेशन एनर्जी जब भी देखना है तो आप क्या देखोगे, आप पहली चीज देखोगे मेरे भाई स्मॉल साइज, क्या देखोगे, स्मॉल साइज। और दूसरी चीज क्या देखोगे, तो दूसरी चीज देखोगे हाई चार्ज, क्या देखोगे, हाई चार्ज। ठीक है, अब देखो चार्ज अगर देखोगे तो यहां F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, यानी सब पे कितना है, -1, सब पे चार्ज -1 है, चार्ज सब पे बराबर है, चार्ज सब पे बराबर है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब बात आती है स्मॉल साइज, सबसे छोटी साइज किसकी है, तो सबसे छोटी साइज इसकी है, स्मॉल सबसे ये है। तो बताओ हाइड्रेशन ज्यादा किसका होगा, तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा F माइनस का, देन किसका होगा, Cl माइनस का, देन किसका होगा, Br माइनस का, देन किसका होगा, I माइनस का। अब सोचो अगर हाइड्रेशन सबसे ज्यादा इसका हो रहा है, अगर हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हो रहा है, हाइड्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या जानते हो, तो हाइड्रेशन ज्यादा होने का मतलब सर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ना, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ना, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ना। जब जुड़ेंगे तो बॉन्ड बनेगा, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी तो उसे हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जुड़ना, तो ये अगर जुड़ेंगे तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, एक्सोथर्मिक फिनोमेना मतलब एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। वो सबसे ज्यादा कहां निकलती है, तो जिसकी साइज सबसे छोटी है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। इसी वजह से कहा जाता है बेटा, इसी वजह से कहा जाता है कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होने की वजह से, चूंकि हाइड्रेशन एनर्जी इन तीनों एनर्जी में डोमिनेटिंग एनर्जी है, इस वजह से ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर होता है F2 देन Cl2 देन Br2 देन I2, F2 देन Cl2 देन Br2 देन I2। ठीक है, F2 इतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि P ब्लॉक के अंदर एनसीईआरटी ने जाके लिखा कि भाई F2 को जैसे ही पानी में, अगर हम बात करें F2 को जैसे ही पानी में आप डालोगे, वो पानी को ऑक्सीडाइज करेगा, वो पानी को ऑक्सीडाइज करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो याद रखना कि F2 इतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, F2 इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। F2 क्या होता है, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Hence it is not used, hence it is not used, hence it is not used, hence it is not used इन लेयर टेस्ट। ये क्या गजब बात है, लेयर टेस्ट के अंदर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही चाहिए, रेडॉक्स वाले चैप्टर में लिखा हुआ है। रेडॉक्स वाले चैप्टर में जाओगे तो एनसीईआरटी लिखती है, क्या लिखती है कि लेयर टेस्ट के दौरान हम F2 को ना प्रेफर करके हम Cl2 लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर F2 Cl2 से तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो किसको लेना चाहिए मुझे, सर F2 को लेना चाहिए। लेकिन मैं ले किसे रहा हूं, Cl2 को ले रहा हूं। लेयर टेस्ट क्या होता है, ये इधर लिख देता हूं, सुन लो पहले। लेयर टेस्ट क्या होता है, लेयर टेस्ट होता है Br माइनस और I माइनस को Cl2 के साथ अपन ट्रीट करते हैं तो ये क्या बनता है, Br2 बनता है और I2 बनता है ना, ये लेयर टेस्ट होता है। ऑर्गेनिक लेयर में कलरेशन आती है, लेकिन द पॉइंट इज व्हाट, कि बताओ सबसे तगड़ा तो F2 है, तो F2 को आप लेयर टेस्ट में क्यों नहीं यूज कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अच्छी बात है ना, यूज करो ना बेटा। बहुत पावरफुल होना भी घातक है, क्यों सर, क्योंकि F2 इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेंस इट इज नॉट यूज्ड इन लेयर टेस्ट। व्हाई, रीजन बता सकते हैं आप मुझे, क्योंकि बेटा ये क्या करेगा, ये पानी को ही ऑक्सीडाइज कर देता है। और लेयर टेस्ट के अंदर आप दो लेयर लेते हो, एक आप लेते हो एक्वस लेयर, एक आप लेते हो एक्वस लेयर, और एक कौन सा लेयर लेते हो, ऑर्गेनिक लेयर। एक कौन सा, ऑर्गेनिक लेयर, और एक कौन सा, एक्वस लेयर। ऑर्गेनिक लेयर में याद रखना मेरी बात, ऑर्गेनिक लेयर में कलरेशन आता है, ऑर्गेनिक लेयर में कलरेशन आता है। अगर Br2 बना तो रेडिश ब्राउन आता है, अगर I2 बना तो वॉयलेट कलरेशन आता है। और साथ में कौन सी लेयर रहती है, एक्वस लेयर। तो होगा क्या, अगर गलती से आपने F2 को यहां यूज किया
तो वो क्या करेगा, वो पानी को ऑक्सीडाइज कर देगा, एक्वस लेयर को निपटा देगा, एक्वस लेयर को O2 बना के बाहर निकाल देगा। पता चला टेस्ट करने गए थे, टेस्ट ही नहीं कर पाओगे तुम। तो याद रखना F2 को पानी जब भी कभी गलती से मिल गया है ना, तो ये क्या करता है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, -2 से इसको ले जाके 0 में पटक देता है, इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और खुद छीन के क्या बना लेता है, HF बना लेता है। क्या बना लेता है, HF। याद रखिएगा F2 एकमात्र ऐसा एजेंट है जो बहुत तेजी से पानी को ऑक्सीडाइज कर सकता है। वहीं सीरियम 4 D&F ब्लॉक में लिखा हुआ है, सीरियम 4 इज अ गुड एनालिटिकल रिएजेंट। क्यों? क्योंकि इट ऑक्सीडाइजेस वाटर बट स्लोली। ठीक है, वो स्लोली ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया 10th नंबर का पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला, ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो 11th नंबर का पॉइंट, 11th नंबर का पॉइंट, 11th नंबर का पॉइंट। तो 11th नंबर का पॉइंट अगर आप देखोगे, 11th नंबर का पॉइंट देखोगे तो 11th नंबर का पॉइंट क्या होगा मेरे भाई, 11th नंबर का पॉइंट, 11th नंबर का पॉइंट है आपका, 11th नंबर का पॉइंट है कि आपको दे दिया गया F2, आपको दे दिया गया Cl2, आपको दे दिया गया Br2, आपको दे दिया गया I2। पूछा गया रिएक्टिविटी बताइए, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी बताइए। तो रिएक्टिविटी क्या है, F2, देन कौन है Cl2, देन कौन है Br2, देन कौन है I2। अगर इनमें से इलेक्ट्रॉन खिलाओगे तो सबसे पहले भाग के कौन इलेक्ट्रॉन खाएगा, F-, देन कौन खाएगा Cl-, देन कौन खाएगा Br-, देन कौन खाएगा I-। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन खाएगा, सबसे पहले तो सर F-, देन Cl-, देन Br-, देन I-। इस वजह से रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, F2 की होगी, देन Cl2 की होगी, देन Br2 की होगी, देन I2 की होगी। लेकिन S ब्लॉक हमारे सिलेबस में नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हो सर, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम। अगर ऊपर से नीचे जाते हो, लेट सपोज अल्कली मेटल की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अल्कली मेटल। लिथियम से आप कहां जाते हो, सोडियम, सोडियम से कहां जाते हो, पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम। बताओ नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, तो यस सर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। साइज बढ़ रही है, यस सर साइज बढ़ रही है। न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है सर। इलेक्ट्रॉन देना आसान या मुश्किल, इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन देना इजी है, इजी है। तो सबसे पहले आयन कौन बनेगा सर, सीजियम प्लस आयन पहले बनेगा, लिथियम प्लस आयन सबसे बाद में बनेगा। अब आप मुझे सोच के बताओ इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। तो ऊपर से नीचे जा रहे हो, रिएक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन इसके अंदर हैलोजन के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घट रही है। तो हो सकता है ये कनेक्ट करके पूछ ले, क्या पूछ ले कि अल्कली मेटल में डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, अल्कली मेटल में, अल्कली मेटल में डाउन द ग्रुप, 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 DTG का मतलब है डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी, 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 रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चा, अगर मैं आपसे बात करता हूं हैलोजेंस में, हैलोजेंस में रिएक्टिविटी, हैलोजेंस में डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी, 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 रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। तो ये था 11th नंबर का पॉइंट, ये था अपना 11th नंबर का पॉइंट, ये था 11th नंबर का पॉइंट। ठीक है, अब आ जाओ 12th नंबर के पॉइंट पे, 12th नंबर के पॉइंट पे F-, Cl-, Br-, I- में रिड्यूसिंग पावर कंपेयर करवानी है। क्या करवाना है, रिड्यूसिंग पावर। कितने लेक्चर में होगा, बता तो दिया भाई, 5 लेक्चर, 5 लेक्चर बोला। तो F-, Cl-, Br- और I- में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, F-, Cl-, Br- और I- में रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। ऑक्सीडाइजिंग पावर इलेक्ट्रॉन खाने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन लेने की पावर, इलेक्ट्रॉन लेने की पावर वो किसकी ज्यादा थी, F2 की। तो इलेक्ट्रॉन देने की पावर किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन देने की पावर आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन देने की पावर किसकी ज्यादा होगी भाइयों, तो सबसे ज्यादा I-, देन कौन होगा Br-, देन कौन होगा Cl-। I- तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है भाई, तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है ना। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको पता होना चाहिए।
क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। कह रहा है हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करो। हाइड्रेशन एनर्जी 13th नंबर का पॉइंट, F माइनस Cl माइनस Br माइनस में हाइड्रेशन एनर्जी। मैंने बोला हाइड्रेशन एनर्जी के लिए आपको क्या क्या कंपेयर करना है। आ जाओ हाइड्रेशन एनर्जी के लिए देख लेते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी ये लो 13th नंबर का क्वेश्चन है, 13th नंबर का क्वेश्चन है कि F माइनस ले लो, Cl माइनस ले लो, Br माइनस ले लो, I माइनस ले लो, है ना। और क्या कंपेयर करो, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी के लिए क्या चाहिए, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। और दूसरी चीज क्या चाहिए, हाई चार्ज। क्या चाहिए, हाई चार्ज। स्मॉल साइज, हाई चार्ज। स्मॉल सबसे छोटू कौन है, ये है स्मॉल। सबसे बड़ा कौन है, तो ये है सबसे बिग। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं कि बताओ मेरे भाई, चार्ज, चार्ज -1 -1 -1 -1। चार्ज तो देखना नहीं है, केवल क्या देखना है, साइज। साइज सबसे छोटी जिसकी होगी हाइड्रेशन उसका ज्यादा होगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा F माइनस, देन कौन हो जाएगा, Cl माइनस, देन कौन हो जाएगा, Br माइनस, देन कौन सा हो जाएगा बच्चा, बोल जल्दी, I माइनस। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे चलते हैं, 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 जरा गौर से देखना। आगे चलते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। देखो ये रहा, ये 13 के बाद ये 14th नंबर का क्वेश्चन है। 14th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिथियम प्लस सोडियम प्लस बेरिलियम 2 प्लस में हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर कीजिए। आइए 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 आइए, यहां पे देखते हैं, यहां पे 13 के बाद 14, 13 के बाद 14, 14 में देखो भाई, लिथियम प्लस दे दिया, क्या दे दिया आपको, लिथियम प्लस, लिथियम प्लस, फिर आपको दे दिया है बेरिलियम प्लस 2, और फिर आपको दे दिया है सोडियम प्लस। मेरे भाई लिथियम कौन से पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का, चार्ज कितना है, +1। सोडियम कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का, चार्ज कितना है, +1। चार्ज है बरोबर, साइज किसकी छोटी, तो साइज इसकी छोटी। यहां पे देखोगे तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, चार्ज ही ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको क्या कंपेयर करना है, हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करना है। आपको क्या कंपेयर करना है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी में साइज छोटी होनी चाहिए, चार्ज ज्यादा। तो पहले तो चलो इस चार्ज ज्यादा वाले को किनारे कर लेते हैं, B+2 पहले आ गया। लिथियम प्लस सोडियम प्लस, ये है सेकंड पीरियड, वो है थर्ड पीरियड, ये है +1, वो है +1। तो अब आप मुझे बताइए, चार्ज बराबर साइज किसकी छोटी, सर लिथियम की। तो लिथियम प्लस का हाइड्रेशन सोडियम प्लस से ज्यादा होगा, तो ये हो गया हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर। ये हो गया मेरे भाई हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर। क्या ये बात क्लियर है, एक बार मुझे बता दीजिए कॉमेंट सेक्शन के अंदर, क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है भाई। क्या मजा आ रहा है क्वेश्चन करके, ठीक है। तुम्हारी एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि अगला इसका लेक्चर आएगा या नहीं आएगा, वरना तो लेक्चर मैं साफ भी कर दूंगा, याद रख लेना। क्या ये बात सबको क्लियर है, चले 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 आगे चले भाइयों, आगे चले फटाफट आगे चले। तो ये देखो, ये बात हो गई, ये बात हो गई, ये बात हो गई। इसके बाद 14 के बाद हम आ जाते हैं 15वें नंबर पे। किस पे आ जाते हैं, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है, कह रहा YF-2F2 इज नॉट पॉसिबल बाई एनी कॉमन, ऐसे मत बोलो कॉमन मेथड, तो क्या बोले, कॉमन केमिकल मेथड, कॉमन केमिकल मेथड, कॉमन केमिकल मेथड। अब ये सवाल क्या कह रहा है, ये बात समझो, ये बात समझो। ये जो ये रेडॉक्स चैप्टर में ये बात लिखी भी हुई है, ठीक है। आओ मैं तुम्हें समझा देता हूं, है ना। 15th में कह रहा है कि F- से इलेक्ट्रॉन छीनकर, F- से इलेक्ट्रॉन छीनकर, देखो क्या होता है, F- है, अब F- है तो F- के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। मान लो दूसरा F- मैंने ले लिया, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब जब तक इनसे एक इलेक्ट्रॉन छीनोगे नहीं, तब तक ये F फ्री रेडिकल बनेगा नहीं। जब तक एक इलेक्ट्रॉन छीनोगे नहीं, तब तक ये F फ्री रेडिकल बनेगा नहीं। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, फ्री रेडिकल होते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट। क्या होते हैं मेरे भाई, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। क्या होते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। क्या होते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बना लेते हैं, F2। अब ये कह रहा है, ये कह रहा है कि F- से इलेक्ट्रॉन छीनकर F2 नहीं बनाया जा सकता। किसके जरिए, कोई कॉमन केमिकल मेथड के जरिए, कोई कॉमन केमिकल मेथड के जरिए F- से F2 नहीं बनाया जा सकता। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसकी ईएन इतनी ज्यादा है कि किसी की औकात ही नहीं है कि कोई इससे इलेक्ट्रॉन छीन पाए। इसीलिए F- से F2 कॉमन केमिकल मेथड के जरिए नहीं बनाया जा सकता। F-2F2 कॉमन केमिकल मेथड के जरिए, कॉमन केमिकल मेथड के जरिए, कॉमन केमिकल मेथड के जरिए, कॉमन केमिकल मेथड के जरिए
नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। तो फिर कैसे बनाएं? तो फिर कैसे बनाएं? क्या कोई तरीका नहीं है केमिस्ट्री में? है एक तरीका, एक्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर आपको F- से F2 बनाना है, F- से F2 बनाना है, तो आप ऐसे समझो कि अगर F- से इलेक्ट्रॉन छीनना चाहते हो, मतलब शेर के मुंह में फंसी हुई हड्डी और उस हड्डी को बाहर निकालना चाहते हो, सांप के मुंह में दूध चला गया, उस दूध को बाहर निकालना चाहते हो, तुम इतने, मतलब अगर कहा जाता है ना, इतने हिम्मती हो, तो जाओ फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन मांगो। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर शेर के सर पे मैं करंट लगा दूं, तो शेर क्या, शेर का पूरा खानदान उतर के इलेक्ट्रॉन देगा भाई। तो वही बात है कि F- लेट सपोज शेर है और माइनस उसका हड्डी है, हड्डी नॉर्मली आप नहीं निकाल सकते, नॉर्मल कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर मैं करंट लगा दूं, तो सर पे करंट लगा दूं, तो उनका खानदान उतर के इलेक्ट्रॉन देगा। इसीलिए F- से F2 बनाना, सिर्फ एक ही कंडीशन जानना चाहिए आपको, क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें आप कैथोड एंड एनोड एंड करंट वरेंट सब कुछ रहेगा। यहां से ये पॉसिबल होगा, यहां से ये पॉसिबल होगा, यहां से ये क्या होगा? पॉसिबल। तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, F- से इलेक्ट्रॉन लेकर आप F2 नहीं बना सकते हैं, ठीक है? हाँ बेटा देव, मैंने देख लिया है आपका पॉइंट, ठीक है, मैं करा दूंगा CFT और आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन, ठीक है? क्लियर है भाई? F- से F2 बनाना है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइसिस आप नहीं बना सकते। आपके पास कोई कॉमन केमिकल मेथड पूरी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है जहां आप F- से इलेक्ट्रॉन छीनकर F2 जनरेट कर पाए। तो याद रखिएगा, ये 15 नंबर का पॉइंट था, बस 5 पॉइंट और, उसके बाद से ये पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो खत्म हो जाएगा। अगला सवाल है, साइज ऑर्डर ऑफ अल्कली मेटल आयन। कह रहा है साइज ऑर्डर ऑफ अल्कली मेटल आयन। क्वेश्चन नंबर ये देखो 16 साइज ऑर्डर ऑफ अल्कली मेटल आयन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑर्डर ऑफ अल्कली मेटल आयन, ठीक है? तो ये देखो 16 पॉइंट है, कौन है? लिथियम है, देन कौन है? सोडियम, देन कौन है? पोटेशियम, देन कौन है? रुबिडियम, देन कौन है? रुबिडियम, देन कौन है? सीजियम। तो ये क्या है? अल्कली मेटल। ये क्या है? अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। और मैंने क्या बोला है? अल्कली मेटल आयन। आयन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन देंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो सीजियम प्लस, रुबिडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, सोडियम प्लस, लिथियम प्लस, है ना? तो अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, अब जरा गौर से। कह रहा साइज ऑर्डर बताओ, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। सीजियम प्लस सबसे बड़ा, देन रुबिडियम प्लस, देन पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर मैं तुमसे बोलूं, अगले ने सवाल ये फेंका होता, अगले ने सवाल ये फेंका होता कि भाई कंपेयर साइज ऑफ अल्कली मेटल आयन, अब ये सवाल बड़ा जोरदार होता, अब ये सवाल जोरदार होता। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे देखो 17 वाला, 17 वाला, 17 वाला, 17 वाला, देखो यहां पे ये कौन है भाई मेरे? ये है आपका, अगर मान लो मैंने 17 ले लिया, तो ये रहा लिथियम एक्वस। लिथियम प्लस एक्वस का मतलब जानते हो कि लिथियम को हर डायरेक्शन से कौन सराउंड करके रखेगा? हर डायरेक्शन से पानी सराउंड करके रखेगा। कौन सराउंड करके रखेगा? पानी, है ना? कौन सराउंड करके रखेगा? बोल बच्चा। पानी सराउंड करके रखेगा। हर डायरेक्शन से लिथियम को कौन सराउंड करके रखता है? तो हर डायरेक्शन से लिथियम को पानी सराउंड करके रखेगा, है ना बेटा? यहां पे कौन सराउंड करके रखेगा? तो यहां पे हर डायरेक्शन से पानी सराउंड करके रखता है, पानी सराउंड करके। अब देखो लिथियम है चूंकि स्मॉल इन साइज, लिथियम क्या होगा? बोलो जल्दी। स्मॉल होगा। कैसा होगा? स्मॉल। और सीजियम प्लस क्या होगा? सीजियम प्लस एक्वस जो होगा ये होगा लार्ज। ये इसकी साइज है बड़ी और इसकी साइज है स्मॉल। आपको पता है कि जब पानी के अंदर देखोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेटिंग एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेटिंग, और हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। Hydration energy is directly proportional to charge, inversely proportional to size. Hydration energy is directly proportional to what? Is directly proportional to charge, inversely proportional to क्या हो जाएगा? बोल बेटा। size. अब बता इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम हाइड्रेशन किसका देखने को मिलेगा? मैक्सिमम हाइड्रेशन किसका देखने को मिलेगा? बोलो बेटा। मैक्सिमम हाइड्रेशन किसका देखने को मिलेगा? तो मैक्सिमम हाइड्रेशन आपको किसका देखने को मिलेगा? लिथियम प्लस, देन उसके बाद सोडियम प्लस एक्वस, देन उसके बाद अगर हम बात करें, देन उसके बाद लिथियम प्लस के बाद सोडियम प्लस एक्वस, देन उसके बाद अगर हम बात करें पोटेशियम प्लस एक्वस, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो रुबिडियम प्लस एक्वस, रुबिडियम प्लस एक्वस, रुबिडियम प्लस एक्वस, देन उसके बाद अगर हम बात करें तो सीजियम प्लस एक्वस, सीजियम प्लस एक्वस, सीजियम प्लस एक्वस। क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर है? क्लियर है?
है ना, क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है, देख लिया भाई, बोल तो दिया, करा देंगे, है ना। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ अगले सवाल में, अगले सवाल में आ जाते हैं भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा 18। बोल रहा है एसिडिक इन तीनों में कौन है, इन तीनों में एसिडिक कौन है? तो बेटा मैं तुमको बता दूं, पहले तो एम्फोटेरिक के लिए याद रखो कि अगर एस ब्लॉक में कोई पूछता है तो एस ब्लॉक में याद रखना कि बेरिलियम का ऑक्साइड हो, बेरिलियम का ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड दे दिया, या फिर इसका हाइड्रो ऑक्साइड दे दिया, इसका हाइड्रो ऑक्साइड दे दिया, ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड बेरिलियम का दे दिया, ठीक है, एस ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक के अंदर क्या दे दिया? डी ब्लॉक के अंदर दे दिया Zn+2, Zn+2 या Cr+3 का क्या दे दिया? ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड, क्या दे दिया? ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड। ऐसे ही अगर मैं तुमसे बात करता हूं पी ब्लॉक, किसके अंदर? पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर अल्युमिनियम दे दिया, क्या दे दिया? अल्युमिनियम, Sb दे दिया, यहां पे Sn दे दिया, उसके अलावा Pb दे दिया, समझ रहे हो? Pb, और कौन सा? और हमको दे दिया गैलियम, कौन दे दिया? गैलियम। मार्क माय वर्ड, उसने जर्मेनियम कहीं नहीं मैंने लिखा है ना, इनमें से कुछ भी दे दिया। तो इनके ऑक्साइड हुए या इनके हाइड्रो ऑक्साइड हुए, इनके ऑक्साइड हुए या इनके हाइड्रो ऑक्साइड हुए, वो कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। फॉर एग्जाम्पल ये जिंक का हाइड्रोक्साइड है, मैंने कहा जिंक का ऑक्साइड दिखे या जिंक का हाइड्रोक्साइड, इसको तो तुरंत कह दोगे एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। कुछ मूर्ख क्या करते हैं, कुछ मूर्ख करते क्या है कि यहां पे भी Zn+2 देखते हैं और कहते हैं एम्फोटेरिक होगा। नालायक, मैंने क्या बोला है? मैंने कहा है Zn+2 या Cr+3 के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट इनके क्लोराइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। कुछ लोग रट लेते हैं कि इनके जो भी +2 में होंगे वो सब एम्फोटेरिक होंगे। ना बच्चा ना, याद रखना Zn+2 और Cr+3 के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड सिर्फ एम्फोटेरिक होते हैं। अगर आप देखोगे Zn+2 यहां पे लिखा हुआ है, आप कह दोगे एम्फोटेरिक, गलत हो जाएगा। अभी दिखाता हूं कैसे। ये पहले सुनो, ये क्या है? कैल्शियम है, कैल्शियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड है। अब एक बात, मेरी बात सुनना, जनरली बेटा, जनरली मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड का जो नेचर होता है, दोनों नेचर सेम होता है। मेटल का ऑक्साइड अगर बेसिक है तो हाइड्रो ऑक्साइड भी बेसिक होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बताऊं, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन सुनना, मेटल का ऑक्साइड अगर बेसिक है तो मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड भी बेसिक होगा। मेटल का अगर ऑक्साइड बेसिक है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होगा। बनेगा कैसे हाइड्रोक्साइड? ऑक्साइड को पानी में डालो, हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ऑक्साइड को पानी में डालो, हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं तुमसे कहूं Na2O, Na2O बोले तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। पानी में डालोगे मेरे भाई, पानी में डालोगे तो क्या बना लेगा? बना लेगा हाइड्रोक्साइड। तो ये भी कैसा होगा? बेसिक। मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड दोनों कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड दोनों बेसिक होता है ना। अगर हम बात करें, जैसे हमने ले लिया Cl2O, अब इसको पानी में डालें तो क्या बनेगा? तो यहां बनेगा ClOH। ये कैसा होता है? तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो ये कैसा होता है? ये एसिडिक होता है। तो वो भी पानी में जाने के बाद कैसा होगा? एसिडिक ही होगा। कैसा होगा? एसिडिक। अगर हम बात करें, ये अगर बेसिक है, मेटल का ऑक्साइड अगर बेसिक होता है तो हाइड्रोक्साइड भी उसका कैसा होगा? बेसिक होगा। तो जो मेटल के ऑक्साइड का नेचर होता है वही मेटल के हाइड्रोक्साइड का भी नेचर होता है। ठीक है, अब सुनना, जैसे ZnO हो या ZnOH हो, दोनों एम्फोटेरिक हैं। ठीक है, अब CaO है तो CaO दे या COH का होल ट्वाइस दे, दोनों क्या है आपके? दोनों के दोनों बेसिक हो जाएंगे। ये एम्फोटेरिक होता है और ये होता है बेसिक। और ये कैसा होता है? ये होता है मेरे भाई एसिडिक। ये कैसा होता है? एसिडिक। पहली चीज समझो ये बना कैसे, समझो ये बना कैसे। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, सुनना जरा गौर से, ZnCl2 के बारे में बात करते हैं, सुनना जरा गौर से। 17 नंबर क्वेश्चन में लेता हूं और 17 नंबर क्वेश्चन में ZnCl2 की अगर हम बात करते हैं तो एक बात मुझे बताओ, ZnCl2 को अगर लेट सपोज अगर अपन पानी में डालें, H2O के अंदर डालें, H2O के अंदर, समझने की कोशिश करना। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, या फिर ऐसे ही अलग करते हैं इनको, H2O के अंदर डालें तो ये क्या बनाएगा? ZnOH का होल ट्वाइस बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा? HCl बनाएगा या नहीं बनाएगा? अब सुनना जरा गौर से मेरी बात को, अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना। ये Zn+2 है, आपको इतना तो पता चल गया कि Zn+2 और HCl बनेंगे। हाँ सर, HCl कैसा होता है? तो HCl होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसा होता है? बोलो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड।
एक लिख रहा है बार बार सर सीएफटी और एमओटी करवा दीजिए प्लीज सर। करवा देंगे भाई, अब कितनी बार लिखेगा, मान जा, हो गया, सुन लिया मैंने, समझ लिया, ठीक है, अलग से करवा देंगे, ठीक है, खुश, करवा देंगे। और बोल इधर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका नेचर ओवरऑल सॉल्यूशन का कैसा बन जाएगा? अगर जैसे ही ZnCl2 को पानी में डालोगे, Zn+2 अलग हुआ, HCl अलग हुआ। HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड, चलेगी किसकी? स्ट्रॉन्ग वाले की। अगर स्ट्रॉन्ग वाले की देखी तो स्ट्रॉन्ग वाले की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले की अगर चलेगी तो नेचर कैसा होगा? एसिडिक। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि ZnCl2 जो होता है, ZnCl2 जो होता है, ZnCl2 जो होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक। तो मार्क माय वर्ड, ये एसिडिक होता है। सवाल ये है कि BeOMgOCaO, अगर कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, ठीक है, तो याद रखना कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बढ़ता है। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बढ़ता है। लेकिन ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे बेटा मांगे कार, ये ऊपर से नीचे का केस है। तो टॉप टू बॉटम वाले केस में याद रखना, टॉप टू बॉटम वाले केस में, चलो मैं इसको दूसरे पेज पे लिख देता हूं। टॉप टू बॉटम वाले केस में ये इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? ये 18 था। अच्छा, तो ये हो गया 19, ये 19, 17 कौन सा था फिर अपना? एक मिनट रुको, 17 देखने दो, 17, 18, 19, ओके ओके ओके। तो इसको भी 18 कर लेना यार, वरना पता चले गड़बड़ हो जाए। ये 18 नंबर क्वेश्चन था, ये था 18, ये था 18। अब देखो 19 की अगर हम बात करते हैं तो 19 में याद रखना, 19 में याद रखना, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोक्साइड क्या करता है? एसिडिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है। और अगर टॉप से बॉटम आओगे, अगर टॉप से बॉटम आओगे बेटा, अगर ऊपर से नीचे आओगे तो बेसिक नेचर, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड यानी O-2 एंड हाइड्रोक्साइड यानी कि OH-, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड यानी OH-, ये क्या करता है? बढ़ता है। बेसिक नेचर क्या करता है? बढ़ता है। सवाल अपने को क्या दिया गया? सवाल अपने को दिया गया बेटा, सवाल अपने को दिया गया कि बेटा मांगे कार में बेसिक नेचर कंपेयर करो। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो बेसिक नेचर क्या करेगा? बढ़ेगा। क्या करेगा? बढ़ेगा। बहरहाल मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं, है ना, ऐसे। एक मिनट रुको, अच्छा अगले पेज पे आ जाते हैं, एकदम लास्ट पेज ले लेते हैं। चलो, मैंने तुमसे बोला, क्या बोला भाई, कि बेरिलियम ऑक्साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड में बेसिक नेचर कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे ज्यादा होगा, देन किसका होगा? मैग्नीशियम का। ये बेसिक नेचर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बेसिक नेचर, ठीक है। 20 में आ जाओ, 20 20 20। एक दिया गया CrO, एक दिया गया CrO3 और एक दिया गया Cr2O3, है ना। CrO3 Cr2O3 यही दिया गया है या कुछ और है? चेक कर लेते हैं एक बारी। CrO, देन CrO3, देन Cr2O3। सवाल क्या पूछा गया है? एसिडिक। क्या पूछा गया है? एसिडिक। एलिमेंट क्या है? सेम। एलिमेंट क्या है? सेम। एलिमेंट क्या है? सेम। अब एलिमेंट अगर सेम होता है तो क्या चेक करते हैं? एलिमेंट अगर सेम होता है तो क्या चेक करते हैं? सुनना, सुनना जरा गौर से। एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज -2, Cr कितने में आ गया? +2। एक ऑक्सीजन की वजह से -2, कितने ऑक्सीजन है? 3, चार्ज कितना आया? -6, Cr कितने में आ गया? +6। एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज -2, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, चार्ज कितना आया? -6, इस पे कितना आ गया? +3। अब हमसे सवाल पूछा जा रहा है एसिडिक नेचर। याद रखना, एलिमेंट अगर सेम हो तो एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? CrO3, देन हो जाएगा Cr2O3, देन क्या हो जाएगा? CrO। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का आपके ऑर्डर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला मजबूरी नो आन जान दी पसूरी नो। देखो 21 हमको दिया H2SO4 HClO4 H3PO4, हमको ये दे दिया है ना। तो यहां पे जरा गौर से देखो, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो ये देखो 21 की अगर हम बात करते हैं तो एक हमको दिया H2SO4, एक हमको क्या दिया? HClO4, और एक क्या दिया हमको? H3PO4। क्या दिया? H3PO4, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज कितना होता है? तो -2। कितने ऑक्सीजन है? 4, चार्ज कितना आया? -8।
-8 में से ये +3 निकाल दो, इस हाइड्रोजन की वजह से +3 निकाल दो, ठीक है। हाइड्रोजन कितने में है, तो हाइड्रोजन एक होता है +1 में, कितने हाइड्रोजन है 3, तो यहां पे इंटू कितना कर दोगे +3 आ जाएगा, +3 निकाल दो, बचा कितना +5, यहां पे +5 में है ये कितने में है +7 में है ये, और ये कितने में होगा +6 में होगा। लेकिन यहां एलिमेंट अलग अलग है, सल्फर है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मत देखना शुरू कर देना। अगर मैं तुमसे बात करूं सबसे पहले कौन आता है, फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन। आपने पढ़ा है जनरल नेचर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता पाओगे, ठीक है। तो सबसे तगड़ा एसिड कौन सा होगा, बोल बेटा, सबसे तगड़ा होगा HClO4, देन कौन सा होगा, देन होगा तुम्हारा H2SO4, देन क्या होगा तुम्हारा S3PO4, क्या होगा S3PO4, क्या अगर हम बात करें S3PO4। और इसी के साथ ये बेटा आज के 21 टॉपिक्स थे मेरे, ठीक है। ये 21 पॉइंट मैं डेफिनेटली कह सकता हूं हर बच्चे को हेल्प करेगा, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि भाई मेरे ये वो 21 सवाल ऐसे हैं जिसको करने के बाद आपको खुद को एक बड़ा अच्छा फैक्टर आएगा, एक बड़ा अच्छा फील फैक्टर आएगा कि हाँ सर हमसे ये सवाल गलत हो सकते थे। और मॉर्निंग में ज्यादा नहीं, 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट के अंदर अगर हम उन गलतियों पे काम कर लेना तो मैं तुमको बता रहा हूं कि 110% तुम्हारे जो अभी 32 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के अंदर, आज 1 अप्रैल है, मैं मान के चलता हूं 30 दिन और, ठीक है। 30 दिन में अगर 6 से 7 दिन तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ तुमने अपनी गलतियों को डेडिकेट कर दिया, मैं बता रहा हूं इनऑर्गेनिक के अंदर मिनिमल गलतियां होंगी। जितने टॉपिक्स मैं आपको तैयार करके भेजूंगा उसके अंदर सबसे मिनिमल गलती होगी। तो आप मुझसे सुबह 1 घंटा बस मिलिए, 1 घंटा 10 मिनट अपना समय दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी गलतियां मैं एकदम मिनिमाइज करा दूंगा। आपको गारंटी देता हूं कि आपके पेपर के अंदर आपकी गलती नहीं होने, मतलब गलती हो भी सकती है, अब तुम करने पे ही उतर जाओ तो मैं क्या कर सकता हूं, बट आई एम बेटिंग दिस कि अगर जो बच्चा मेरे साथ कॉन्टिन्यूअस नीट एग्जाम तक लगा रहा उसकी गलती तो मैं नहीं होने दूंगा, ठीक है। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे वीडियो खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा। दैट इज ओनली कहा जाए मेरे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी वही है कि हाँ कैमरे के पीछे बहुत सारी निर्जीव तो नहीं, सजीव दिलों की धड़कनें हैं जो निर्जीव कैमरे के पीछे मुझे सुन पा रही है ना। तो बताइएगा जरूर कैसा लगा सेशन, और इस सेशन के लिए आप कितने मतलब ईगरली वेट कर रहे हैं ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएंगे। फिर भी चलते हैं, आज के हमारे जो 21 क्वेश्चन थे हो चुके हैं, एंड नाउ दिस इज टाइम टू से यू थैंक यू वेरी मच। सुबह का 1 घंटा डेडिकेट कीजिए, सुधांशु मास्टर आपके सब कुछ ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक में चीजें पक्की कर देंगे, ठीक है। एंड अगर किसी को दिक्कत होती है देन ही और शी कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, बिकॉज अब फालतू का मत करना, रिप्लाई भी नहीं दूंगा, है ना, 9118641111, ठीक है, फॉर डाउट्स ओनली, है ना। या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए हो जिसको, वो आप मुझे आप यहां मैसेज कर सकते हो फॉर टेलीग्राम 2, ठीक है। ये नोट्स वगैरह सारी चीजें अपलोड हो जाएंगे, नोट्स विल बी अपलोडेड ऑन टेलीग्राम चैनल, नोट्स विल बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। नीटेक्स के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी, जिसका लिंक शायद लगा देंगे नीचे ये लोग, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके आप बताएंगे जरूर, और कहां कमेंट करके बताएंगे तो आप मुझे बताएंगे सर किसके अंदर, तो आप मुझे बताएंगे वीडियो खत्म होने के बाद। बाय बाय, लव यू ऑल, ठीक है।